हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस एप्लीकेशन पर। आई होप बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जितना भी पढ़ें रेगुलर पढ़ें, चाहे आप 2 घंटे पढ़ें पर रेगुलर रहें। ऐसा नहीं कि एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन 2 घंटे और तीसरे दिन पढ़े ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप 2 आवर्स ही पढ़िए बट डेली पढ़िए। ठीक है, पढ़ता हर कोई है पर डेली नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से फेल होते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने ये बैच परचेज करा है मेरा फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना? फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले एचपीएससी पीजीटी का एग्जाम दिया है और कुछ मार्क्स से रह गए हैं, तो इस वजह से। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीजीटी एग्जाम नहीं दिया, स्टार्टिंग से ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो बच्चे हैं। आई होप आप लोगों को पैटर्न पता होगा पेपर का, कि आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली ये होने वाला है कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू। ठीक है, क्योंकि एचपीएससी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं तो अभी यही पैटर्न है और यही पैटर्न आप लोगों के एग्जाम के लिए फॉलो होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का हाई लेवल का भी एग्जाम है। आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे कॉलेज में अगर ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा पहले आप लोगों का, फिर सब्जेक्टिव एंड देन इंटरव्यू। ठीक है, तो आप लोगों को ये सेम प्रोसेस आप लोगों के पीजीटी कोर्स में, पीजीटी कॉमर्स कोर्स में हुई है, पीजीटी कॉमर्स कोर्स में हुई है। ठीक है, जो भी अभी एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स लगे हैं उनकी हुई है। तो पिछली बार भी पूरी प्रोसेस की प्रिपरेशन हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा कराई गई, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड इंटरव्यू। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं थे हमारे पास, पर जितने बच्चे थे उनका जो रेशो देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे, देखो मैं किसी का बुराई अच्छाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है फिर भी 1-2 रिजल्ट भी नहीं देते हैं बच्चों। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है मेरा, बट जितने भी बच्चे थे मेरे, मैं कहूंगी क्रीम थे। और जिनका पीजीटी कॉमर्स में नहीं हो पाया, कुछ ऐसे बच्चे थे जो अच्छे थे फिर भी नहीं हो पाया, बेटा मैं उन बच्चों के साथ भी हूँ और उनका पीजीटी कॉमर्स में नहीं हुआ। अब आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर में डेफिनेटली रैंक के साथ होगा, मार्क माई वर्ड्स, आप लोगों का रैंक के साथ होगा इस बार। ठीक है, मेरे पास टोटल 26 स्टूडेंट थे। ठीक है, 26 स्टूडेंट में से मेरे जो सब्जेक्टिव क्वालिफाई करा, जिन्होंने प्री से क्वालिफाई करा, तो वो मेरे बच्चे थे। सॉरी, पहले 40 बच्चे थे, उन्होंने, उनमें से 26 ने प्री क्वालिफाई करा, देन 18 ने सब्जेक्टिव क्वालिफाई करा, और लास्ट में मेरे टोटल 10 to 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पीजीटी कॉमर्स क्वालिफाई करा और ज्वाइन करा। इनकी सक्सेस स्टोरीज मैं लेकर आऊंगी। तो मैं आप लोगों को बोलूं कि कुछ बच्चे सक्सेस स्टोरीज शेयर करने के लिए राजी है, कुछ नहीं है, तो जो राजी है उनको, उनकी जो सक्सेस स्टोरीज है वो जल्द ही लेकर आऊंगी। और बच्चों एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि इन जो सक्सेस हुए हैं ना और जो अनसक्सेस हुए हैं, उन बच्चों में ये डिफरेंस देखा गया कि जिन्होंने सब्जेक्टिव पेपर में लीड ली है वही बच्चे आगे क्वालिफाई करा है और वही जॉब पाए हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में ना सिर्फ क्वालिफाई बल्कि जो रैंक है, फर्स्ट रैंक जिस बच्चे की है वो भी मेरा ही स्टूडेंट है। सब्जेक्टिव में फर्स्ट रैंक लाना थोड़ी सी अपने आप में बड़ी बात थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो और वो भी जनरल कैटेगरी का फर्स्ट रैंक मेरा ही स्टूडेंट है। और इन्होंने इंटरव्यू में इनके थोड़े से कम रहे, तो ओवरऑल इनकी सेकेंड रैंक रही। ठीक है, तो आप लोगों को समझ सकते हो कि सब्जेक्टिव में इस बच्चे ने रैंक ली है, तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, और मतलब ठीक ठाक मैंने गाइडेंस के साथ पढ़ाया है। और काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स से लीड ली, डेट्स वाई उनका सिलेक्शन हुआ है। इसलिए मैं इस विश्वास के साथ कह सकती हूँ बच्चा, वरना तो मेरे को भी कहीं ना कहीं ये लगता कि पता नहीं सही है क्या मेरा आइडिया या ये सब। ठीक है, तो जो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ पहले आज की इसी वीडियो में, कि बेटा मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे रहता है। हो सकता है मेरी 20-25 मिनट जाए इस सब में, बट आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो अब जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो तो कंटिन्यू आ गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बैच में भी, तो उनको तो पता ही है कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। बट जो नए बच्चे हैं, जो नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनको मैं बता दूं बेटा, मैं ऑब्जेक्टिव के टाइम ही आप लोगों की थोड़ी थोड़ी सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कराने लग जाती हूँ। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सब्जेक्टिव की, मतलब
मैं ऑब्जेक्टिव में ये माइंडसेट बना के चलती हूँ अपने बच्चों का कि आप लोग सब्जेक्टिव की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट पढ़ना तो हमें वही है ना, पूरे टॉपिक्स वही पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव की तरह ही नहीं बल्कि सब्जेक्टिव की तरह पूरा कंटेंट पढ़ें, ठीक है। पहली गलती आप लोगों को नहीं करनी है, एक बार में 2 से ज्यादा वीडियोस को नहीं देखनी है। अब आप लोग आधे आधे लोग ना, जितने बच्चे हैं उसमें से आधे लोग मेरी बात मानेंगे, आधे नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लास्ट में जाके फेल होना है। जो बात मानेंगे ना, बस जो बच्चा सक्सेस होता है और जो नहीं होता, उनमें यही डिफरेंस होता है। कुछ बच्चे कोर्स तो ले लेते हैं, बस ट्रस्ट नहीं लाते हैं, पैसे तो दे देते हैं, टाइम भी दे देते हैं, कोर्स भी ले लेते हैं, बट चलाते हैं अपनी है। तो प्लीज अगर अपनी चलाने के लिए आए हो तो आप लोगों को कोर्स ही नहीं लेना था। आप लोगों को मैं यही कहूंगी कि यही डिफरेंस होता है बस। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना, फिर लीव कर दो मेरी क्लासेस को, ठीक है। मत लेना ही नहीं था आप लोगों को ना कोर्स, और कोर्स लेना भी मत। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो ना, तो जैसे बोल रही हूँ वैसे करना। 2 क्लासेस से ज्यादा मत देखना। 2 क्लासेस देखी, उसके बाद उस टॉपिक को, उस पूरे कंटेंट को दोबारा पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर अगर आपके पास 2 या 3 घंटे है ना, तो आप लोगों को दिन में 2 क्लासेस होगी। आप लोगों को मंडे टू फ्राइडे 2 क्लासेस होगी आपके बैच की, असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स की, क्योंकि लेंथी कोर्स है इसलिए 2 क्लासेस 1 में होती है। तो 2 क्लासेस होगी आपकी, ठीक है। 2 क्लासेस को आपको रिवाइज करना है उस वीडियो को देखकर। एक दिन में 2 से ज्यादा वीडियो नहीं देखनी है, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या करना है, वो क्लासेस को देख के क्या करना है, आप लोगों को रिवाइज करना है, उस कंटेंट को साथ साथ पक्का कर लेना है। आप लोगों को ये नहीं करना है पहले मैं पूरा कंटेंट कंप्लीट कर लेता हूं, फिर उसके बाद रिवीजन तो मैं एट द एंड करूंगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा तब। ये सबसे गलत बात है, इसी वजह से आप लोग एक आधे मार्क्स से रह गए, ठीक है। आप लोगों को चाहे आपने 50% कवर किया हो सिलेबस का, बट आपको वो आना चाहिए, ठीक है। ये चीज याद रखना मेरी बात। अगर आपने 50% को भी अच्छे से कर लिया है, 50% को भी 100% कर लिया है, इट मीन्स आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप लोगों ने यूपीएससी जो लॉ वाले हैं, जुडिशियल वाले बच्चे हैं, उनकी जर्नी सुनी हो, देखी हो, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी असिस्टेंट प्रोफेसर भी वही जर्नी है। अगर आप ऑब्जेक्टिव के टाइम सब्जेक्टिव की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप लोग आगे जाके बाहर होने वाले हैं, ठीक है। और बच्चों, आप वर्किंग है, आप हाउस वाइफ है, जो भी है, आप लोगों को अभी से 6 घंटे निकालने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आप 2 से 3 घंटे पढ़िए, पर वो 2 से 3 घंटे ऐसे पढ़िए जिसमें आपका फोन स्विच ऑफ है, जिसमें आपको प्यास लगे, पानी पीना है, वो साथ रख के बैठिए, आपको उठना नहीं है। मतलब आपको 2 मिनट का ब्रेक लेना, वो चलेगा आपको, लेकिन मैं आपको कहूंगी 2 से 3 घंटे सिर्फ अपनी स्टडी में रहिए। मेरी सास ने क्या कह दिया, मेरी ननद ने क्या कह दिया, मेरे घर पे कौन आ रहा है, मुझे क्या खाना शाम को बनाना है, तो प्लीज इन सबको नहीं सोचना है। 2 से 3 घंटे दीजिए अपनी स्टडी को अभी से, क्योंकि नोटिफिकेशन आया नहीं है। उसके बाद मैं आपको टाइम टू टाइम, ये आपके कोर्स में सिर्फ पढ़ाने के अलावा मैं डायरेक्शन भी देती हूँ, इस वजह से मैं बोलती हूँ। और मेरी फीस बहुत ज्यादा कम नहीं है, मैं खुद बोल रही हूँ। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, 5000 फीस है, उसके बाद 7000 फीस हो जाएगी, 7000, और मैं 1 रुपया भी कम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे कूड़ा बिल्कुल नहीं चाहिए कि 2-2 हजार में या 1000 रुपए में कोर्स कर दिया, भर दिए 200 बच्चे, और उसके बाद फिर किसका हुआ, भाई तू कौन, मैं नहीं जानती तेरे को। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मेरे बस बेशक से 30 बच्चे हो, 20 बच्चे हो मेरे, पर मैं उनको जानती हूँ, उनकी कमजोरी क्या है, उनकी अच्छाई क्या है, और ये सारी। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव का आपका अलग से कोर्स आता है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के पेपर पर्सनली चेक करती हूँ। मतलब मैं आपको एक पेपर बना के दूंगी कि ये पेपर है, उसके बाद आप लिख के मेरे पास भेजोगे और मैं उसको चेक करती हूँ। ये फर्क होता है मेरे कोर्स में और अदर टीचर्स के कोर्स में। मुझे नहीं पता, वो मुझसे बेटर हो सकते हैं, बेस्ट हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट मेरे बच्चों ने क्वालिफाई करा है और काफी अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है, मेरा रहा है। कम टाइम में मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा, और ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, मेरे बच्चों की मेहनत है। जिन लोगों ने मुझे शिद्दत से सुना, वो कहते हैं ना, पत्थर भी भगवान तभी होता है जब पहले भाव ना हो। तो मेरे बच्चों ने मुझे सुना, मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, तहे दिल से धन्यवाद। और जो बच्चे पीजीटी में सिलेक्टेड है, वो भी मुझे पता है ये कोर्स लेंगे, तो वो बच्चे भी सुने। तो सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। अगर आप ट्रस्ट में साथ में लाए हैं और साथ में ला रहे हैं, तो इस कोर्स को सुने, इस कोर्स को खरीदे, ठीक है। फीस अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बेटा मैं बिल्कुल कहूंगी कि आप जाइए, लेकिन आपके ये 5000 रुपए आपको कहीं भी नहीं वेस्ट होंगे, दुखेंगे नहीं आप लोगों को, ठीक है। पीजीटी जो कॉमर्स का कोर्स है, उसमें मेरा थोड़ा डिले रहा है मेरे बच्चों के लिए, तो लेकिन मैं उस चीज को
पूरा मतलब उनके लिए पूरा दोबारा से सारी चीजें करवाऊंगी, सही चीजें करवाने की कोशिश करूंगी हमेशा। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी कि आप लोगों को अगर आप पीजी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स में आ रहे हैं ना, तो अपने पूरे मैं मेहनत करवाऊंगी भाई। अगर आपको लगता है ना कि मैम इतने से में काम चल जाएगा, तो आप लीव कर सकते हैं, आप बिल्कुल ना आए मेरे प्लेटफॉर्म पे, मैं मेहनत करवाने वाली हूँ। और आप लोगों को जिनको भी वो कहते हैं ना डिमोटिवेशन, डिमोटिवेशन उन्हीं के पास आता है जो 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 अपने टाइम को आलतू फालतू चीजों में लगाता है। जो बाकी मैं आप लोगों को टास्क इतने दे दूंगी कि आप लोगों को लगेगा कि मैम सच में मैम टाइम ही नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बिजनेस लो शुरू करने से पहले अब मैं अपनी बातें शुरू करती हूँ। तो मैंने आप लोगों को बता दिया इन शॉर्ट कि ऑब्जेक्टिव के टाइम ही सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे हम लोग, और कुछ ना कुछ लिखना है, कैसे लिखना है वो मैं आगे बताऊंगी। जैसे जैसे चीजें आपको करनी होगी ना, मैं ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन देती जाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो बिजनेस लॉ आज मैं शुरू कर रही हूँ। आप लोगों को पता है मैंने एनटीए नेट का सिलेबस उठाया है, क्योंकि आप लोगों का कहीं ना कहीं वही सिलेबस होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखोगे ना जो कॉलेज कैडर का जो पिछला एग्जाम हुआ था 2019 में, तो वो वाला ना आप लोगों का जो सिलेबस देखोगे वो पुराने नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि उस टाइम नेट का सिलेबस नया नहीं आया था। अब नेट का सिलेबस अपडेट हो गया, तो नेट का सिलेबस ही रखेंगे यूं का यूं। हरियाणा वाले नहीं करते हैं मेहनत, वही रखेंगे यूं की यूं। थोड़ा बहुत चेंजेस, हल्का बहुत चेंजेस, स्लाइटली चेंजेस मिलेंगे आप लोगों को, तो प्लीज। और ये बिजनेस लॉ में शुरू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये ऐसा है ऐसी चीजें जो सबको नहीं आती है। ऐसे जो अकाउंट्स है, बीएससी है, ये सारी चीजें आप कर लोगे, एट द एंड भी तैयार किया जा सकता है। मैं एफएम और लॉ शुरू करवा रही हूँ, क्यों? ये सबको नहीं आता है, इससे सबसे। और ये एफएम है ना, आप लोगों के हरियाणा के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, उनके फेवरेट होता है। तो एफएम और लॉ शुरू करवा रही हूँ, पढ़ो ध्यान से। लॉ को अगर वीडियोस देख रहे हो तो मैं आप लोगों को बोलूंगी पीडीएफ का पहले प्रिंट ले ले। टॉपिक जैसे जैसे डलता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को कंटेंट डलता जाएगा। एक चीज होती है एफएम का, जो मैं शॉर्ट नोट्स से पहले चीजें समझा रही हूँ आप लोगों को, साथ में ब्रीफ पीडीएफ भी दूंगी मैं आप लोगों को। किसी किसी बच्चों को ना ये हैबिट होती है, कोई बच्चा बोलेगा मैम इतने से काम चल जाएगा क्या? ठीक है, इतने से काम चल जाएगा, तो उनके लिए मैं कहूंगी भाई भर के मैं पीडीएफ दूंगी। ठीक है, आप निकलवाते रहना और अपने बुक सेल्फ यानी आप लोग भरते रहना अपने घर को। और जो बच्चे स्मार्ट स्टडी की वजह से और मतलब पॉइंट्स को, क्योंकि आप लोगों का ब्रेन तो लिमिटेड है ना, आप पीडीएफ कितने भी निकलवा लो, लेकिन आप लोगों का ब्रेन में जो चीजें रहेंगी ना वही पेपर में लिख पाओगे ना। तो जो बच्चे ब्रेन में सीधा डालना चाहते हैं ना, सीधा दिमाग का यूज कर रहे हैं, उनके लिए मैं वो शॉर्ट नोट्स बनवा रही हूँ। तो मेरे पास तो दोनों बच्चे हैं ना जिनको सिलेक्शन लेना है, और कुछ सिर्फ पीडीएफ इकट्ठा करके मेरे प्लेटफॉर्म से जाएंगे। तो पीडीएफ वालों के लिए जो साइड में पीडीएफ इकट्ठा कर रहे हैं ना, उनके लिए पीडीएफ भी दे रही हूँ मैं। और जो बच्चे साथ में पीडीएफ को रीड कर लेंगे और शॉर्ट नोट्स से पढ़ेंगे, मैं उनके लिए शॉर्ट नोट्स बनवा रही हूँ। ठीक है, तो लॉ के लिए मैं बोलूंगी, क्योंकि बेटा इनका शॉर्ट नोट नहीं बन सकता, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो जितना शॉर्ट हो सकता था मैंने करने की कोशिश करी है, काफी अच्छी चीजें समझाने की कोशिश करी है। अब एक क्वेश्चन, मैम नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे क्या? मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिंदी में, और मुझे ऐसा लगता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोग इतना एफिशिएंट तो होने ही चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर इंग्लिश में है तो आप हिंदी बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई हिंदी भाषी बच्चा है तो वो मुझसे पर्सनली बात करें कि मैम मुझे तो ज्यादा ही प्रॉब्लम है, आप मुझसे बात करें फिर। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। फिर भी आपकी कोई पर्सनल क्वेरी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो आप मेरे पर्सनल नंबर पर। ठीक है, और कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करती हूँ आज का टॉपिक। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले पीडीएफ आपके हाथ में होनी चाहिए, अगर पास करना है तो, वरना तो सुनते रही खाना बनाते बनाते। ठीक है, देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कब, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया भाई? 1872 में आया। ठीक है, कब आया भाई? 1872 में आया। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है बेटा? एक सेकंड रुकना, मैं देख लूं कहीं आपको ये पीडीएफ दिखाई ना दे रही हो और मेरी सारी मेहनत जाए पानी में। नहीं दिखाई दे रही है, देखो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न्स लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। जो ये लॉ है ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताता है कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, किसका क्या राइट है, किसकी क्या ड्यूटीज है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इन सब के बारे में कौन बताएगा भाई? अपना लॉ बताएगा। किसी के साथ गलत हुआ, किसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसने तोड़ दिया, कुछ कर दिया, गलत कर दिया, तो कौन बताएगा? लॉ बताएगा। तो कौन सा लॉ बताएगा? आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बताएगा। ठीक है, तो ये बताता है कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है। ये जो ये एक्ट है जो ये पास किया गया था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा,
और ये इंग्लिश कॉमन लॉ पे आधारित है। इसके जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ के ऊपर आधारित है। ये कुछ बेसिक है जो आप लोगों को समझने की नहीं बल्कि एक बार सुनने की जरूरत है। अब है ये जो आप लोगों का जो लॉ है वो एप्लीकेबल है ऑल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये आप लोगों का इंक्लूडिंग है जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं है। अब ये एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर पे भी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो, जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, याद रखना है इंक्लूडिंग है भाई, आधे से ज्यादा बच्चे ना यहाँ फंसेंगे और गलतियां करेंगे। ठीक है, एक मिनट बच्चा, ये मेरे पेन को क्या हो गया, आ गया। देखो, फिर है आप लोगों का जो ये केम इनटू इफेक्ट कब आया, 1 सितंबर 1872 को एप्लीकेबल हुआ। ठीक है, इंडिया के अंदर होल इंडिया इंक्लूडिंग बड़े बड़े शब्दों में लिख लेना, इंक्लूडिंग JNK। आधे से ज्यादा जनता गलती करेगी यहाँ पे, क्योंकि वो पुराने जमाने से पढ़ती हुई आई है। ठीक है, देखो बच्चों, अब है प्रपोजल। बहुत सारी डेफिनेशन है जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसको याद करना है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, मतलब कोई भी इन द सेंस, आप लोगों को शुरुआत कैसे करनी है, की पॉइंट क्या होने चाहिए, इसी अकॉर्डिंग ये PDF बनाई गई है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं, बट ये ऐसे ही की पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट रहे। प्रपोजल का सेक्शन याद रखना है। कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो याद रखने ही है, कुछ सेक्शन आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रपोजल या ऑफर या प्रपोजल एक ही मतलब है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, या फिर एक ही बात है। ठीक है, प्रपोजल और ऑफर सेक्शन 2A। ठीक है, सेक्शन 2A, प्रपोजल या ऑफर क्या होता है भाई, एक बंदे ने दूसरे बंदे से कुछ ऑफर दिया, कुछ प्रपोजल दिया, यानी कोई भी ऑफर हो सकता है, कोई भी, क्या आज मूवी देखने चले, एक ने ऑफर दिया, A ने B से कहा क्या आज मूवी देखने चले, तो A क्या कर रहा है, B को ऑफर दे रहा है या प्रपोजल दे रहा है, राइट। ठीक है, समझ आया। When one person signifies to another his willingness to do, obtain from doing anything, कोई कुछ काम करना है या नहीं करना है, उसके लिए ऑफर या प्रपोजल दे रहे हैं एक बंदा दूसरे बंदे से, तो उसे बोलते हैं प्रपोजल या ऑफर, राइट। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब टू बी, एक्सेप्टेंस का सेक्शन है 2B, राइट। एक्सेप्टेंस 2B, एक्सेप्टेंस में P सबसे बड़े, मतलब फोकस से देखोगे तो P दिख रहा है, तो P का उल्टा B। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस का जो सेक्शन है वो 2B है। ठीक है, एक्सेप्टेंस मतलब एक पर्सन ने, A ने B से कहा कि आज मूवी देखने चले, तो डेट इज ऑफर। B ने कहा ओके, B ने कहा एक ओके, तो वो क्या बन गया, एक्सेप्टेंस बन गया। ठीक है, ओके, यानी ऑफर प्लस प्रॉमिस हो जाए, ऑफर प्लस प्रॉमिस हो जाए तो क्या बन जाएगी, एक्सेप्टेंस हो जाएगी। ठीक है, जब वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, व्हेन अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब एक प्रपोजल जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, प्रॉमिस बन जाएगी। ठीक है, एक ऑफर दिया, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया, तो वो क्या बन गई, प्रॉमिस बन जाएगी, राइट। एक ऑफर दिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया किसी पार्टी से, ठीक है, वो क्या बन गई बेटा, वो बन गई हमारी प्रॉमिस, राइट। ओके, ठीक है मैम। प्रॉमिस के अंदर जब कंसीडरेशन जुड़ जाएगा, प्रॉमिस के अंदर जब कंसीडरेशन जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, एग्रीमेंट बन जाएगा। और एग्रीमेंट के अंदर जब लॉ जुड़ जाएगा, यानी जो लॉ की थप्पा या स्टैंप जुड़ जाएगा, ठीक है, लॉ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। यही तो है आपका बेसिक फंडा। हाँ जी, आप लोगों को कहीं ना कहीं आता भी होगा ये पहले से, तो ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं ये चीजों को। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस समझ आ गया। हाँ जी, प्रॉमिस को जब प्रॉमिस में जब कंसीडरेशन जोड़ दिया जाएगा तो एग्रीमेंट बन जाएगा, और एग्रीमेंट में जब प्रॉमिस बन गई, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मतलब आपसी लेन देन, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू, राइट। सारी भाषा में मैंने बता दिया कि कंसीडरेशन क्या है, लैटिन भाषा में इसको क्विड प्रो क्यू बोलते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट हो गया। अब एग्रीमेंट तो हो गया, मैंने बोला, ए ने बोला बी से, भाई क्या आप सी को मार दोगे, ए ने ऑफर दे दिया बी को, क्या आप सी को मार दोगे, बी ने कहा ओके, तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गई, तो प्रॉमिस बन गई। और प्रॉमिस में, और मैं तेरे को दूंगा कितने, 1 करोड़ रुपए, तो बोला ओके, कंसीडरेशन, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन भी हो गया, तो ये एग्रीमेंट बन गया। बट ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्यों,
क्योंकि कानून हमारा क्या कहेगा, ये तो गलत है भाई, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, गलत है, मारना इलीगल है, राइट। तो समझ आ गया, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, ठीक है। तो आपको एक बेसिक फंडा समझ में आया कि ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ऑल एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट है, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एग्रीमेंट, ठीक है। समझ आई लाइन भाई। ऑल एग्रीमेंट यानी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को जब लॉ द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया तो ही तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो ऑल एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एक मिनट बेटा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, मैं उल्टा बोल गई शायद, शायद नहीं, पक्का देखो मैंने उल्टा बोल दिया। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों मैंने बताया, जब एग्रीमेंट को के ऊपर लॉ का ठप्पा लग गया, इन्फोर्स हो गया, तो ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब बना, जब वो एग्रीमेंट था और लॉ ने ठप्पा लगा दिया, तभी तो बना। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट है, सारे सी तो ये है, यानी सारे कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट है, बट सारे एग्रीमेंट यानी लॉ ने ठप्पा नहीं लगाया, वो मार रहा था तो नहीं लगाया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आई होप समझ आया है। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या है बेटा, यहीं पे समझ लो। दो टर्म आती है, एक वॉइड एग्रीमेंट होता है, एक वॉइड एग्रीमेंट होता है, और एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं समझा देती हूँ, मैं चीजें लिखवाऊंगी कम आप लोगों को, ताकि सीधा दिमाग में जाए, और पढ़ाऊंगी ज्यादा, मतलब समझाऊंगी, लिखवाऊंगी कम, समझाऊंगी ज्यादा, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट क्या है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। देखो बेटा, मैंने बोला कि भाई कोई जो वॉइड अब इनिशियो था, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही बेकार था, वॉइड था, इलीगल था, तो वो स्टार्टिंग से ही गलत था, तो वो तो वॉइड हो गया, ठीक है। जो काम करना ही नहीं चाहिए था वो तो स्टार्टिंग से, यानी वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं कभी, यानी मैं किसी को मारने जा रही थी और उस पर लॉ ने ठप्पा लगाया ही नहीं, तो वो क्या बन गया, वॉइड एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। अगर, ठीक है, मैं किसी को मार, ये वॉइड, लेकिन कुछ ऐसी चीज जो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी ना, जब मैं एग्रीमेंट कर ही रही थी ना, तब तो वैलिड था, लेकिन बाद में जाके वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, या फिर वो बाद में जाके क्या हो गया, वॉइड हो गया। जैसे मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं कल से क्या बेचूं, कल से मैं फिश ऑयल बेचूं, फिश ऑयल बेचूं, तो मैं अभी जब बेच रही हूँ ना, तो सरकार ने कुछ नहीं कहा, मैंने बिजनेस खोल लिया, तो सही है, सब सही है, लॉ ने बोल दिया ओके करो जी, और हमें पैसे दो जी, हमें टैक्स दो जी, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया। लेकिन कुछ समय बाद मोदी जी के मन में आया कि अगर फिश ऑयल बनेगा ना, सारी मछली खत्म हो जाएगी बेचारी, तो ना ये खत्म करो, ये मत चलाओ। तो कुछ टाइम बाद ये खत्म हो रहा है, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये चीज खत्म कर दी, तो भाई ये सब्सिक्वेंटली लॉ द्वारा खत्म कर दिया गया, तो ये वॉइड, ये क्या हो गया, अपने आप ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यानी जब बना था, जब वैलिड था, बाद में हो गया, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग से ही गलत, स्टार्टिंग से ही लॉ ने इन्फोर्स नहीं करा, उसे बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड वर्ड सेम रहेगा, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का अलग मतलब हो जाएगा। यही चीज मैंने समझाई है, आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। वॉइड एग्रीमेंट 2G सेक्शन है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड, राइट। कॉन्ट्रैक्ट मैं बता चुकी हूँ, और इसका जो डेफिनेशन होती है ये 2H में गिवन है, 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन गिवन है। अब है नेक्स्ट इज वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब वॉइड में एबल वर्ड जोड़ दिया, वॉइड प्लस एबल, यानी वॉइड एबल, एबल का मतलब योग्य, यानी वॉइडेबल यानी खराब होने योग्य या खत्म होने योग्य। इसमें सिर्फ हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं, क्या चीज हम पढ़ेंगे, जो हमारे वो 5 चीजें होती है ना, मिस्टेक है ना, मिस्टेक, कोर्शन, मिसप्रेजेंटेशन है ना, और अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन सारे रीजन के कारण अगर कोई बंदा क्या कर दे, अगर कोई बंदा सहमति दे दे और बाद में वो कहे कि मेरी सहमति तो भाई जोर जबरदस्ती ली गई थी, और ये प्रूफ कर दे वो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। यानी ये एग्रीव्ड पार्टी, यानी जो पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे एग्रीमेंट करना चाहता है या नहीं। लेट्स टेक अ एग्जांपल,
मान लो ए पर्सन है और बी पर्सन है, ठीक है, ए और सी भाई है, ये ए और सी भाई है, ठीक है। ए ने बी को कांटेक्ट करा कि भाई तू बी, मतलब एक मिनट, हाँ एक मिनट बच्चा, सी को नहीं लेते हैं, ए और बी भाई है, तो ए ने बी को झूठ झूठ बोल के या फिर डरा के कि मैं मर जाऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी सारी नाम करवा दे, तो बी को लगा डर मेरा भाई छिन जाएगा, तो बी ने सारी प्रॉपर्टी ए के नाम करवा दी, ठीक है, और फिर वो मरा नहीं, ठीक है, फिर उसने मरा नहीं, और फिर ए को पता चला उसके साथ तो किया धोखा। अब ए गया कोर्ट के पास, कोर्ट को बोला कि सर मेरे साथ ना मेरे भाई ने धोखा किया है, मेरे को मरने की धमकी दे दी, इस वजह से मैंने साइन कर दिए, और ए ने ये बात प्रूव कर दी, कोई विटनेस भी ले आया या फिर कैमरा दिखा दिया, वीडियो दिखा दिया, कुछ भी, ये प्रूव कर दिया। तो अब कोर्ट क्या कहेगा, भाई ये जो एग्रीमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये वॉइडेबल है, यानी अब ये ए पे डिपेंड करता है कि चाहे तो अपने भाई को वही कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखे या फिर उसको वॉइड दे दे, उसको वॉइड यानी नल कर दे, उसको खराब कर दे, ठीक है। वॉइडेबल मतलब अगर जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे और चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दे, यानी चाहे तो उसको सही माने उस कॉन्ट्रैक्ट को और चाहे तो उसको नल कर दे, ठीक है। वॉइडेबल का मतलब ये होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा, मैंने इजी लैंग्वेज से चीजें समझाने की कोशिश करी है। अब आगे है इज एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूं कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं जी नहीं, नो, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, और एन एग्रीमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट राइज गिव अ लीगल ऑब्लिगेशन ड्यूटी, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते बिकॉज सबके ऊपर लॉ की सहमति, यानी कोर्ट कभी ये भी कह सकता है ये तो करना गलत है भाई, तो वो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होंगे, मैंने रीजन बता दिया था ऊपर। अब आपको जब आपसे ये स्टेटमेंट पूछी जाए तो ये स्टेटमेंट लिखो, फिर उसके बाद उसके बारे में एग्जांपल्स दो, ये सारी चीजें करनी है। अब है एग्रीमेंट से दो तरह के एप्लीकेशन, जब हम लोग किसी से एग्रीमेंट करते हैं ना, तो बेटा दो तरह के ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर लागू होते हैं, एक सोशल ऑब्लिगेशन, एक लीगल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन में जो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कवर नहीं होता है, लेकिन जो लीगल ऑब्लिगेशन है उसके तहत वो कवर होता है। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब कि लीगली राइट बनता है, और सोशल ऑब्लिगेशन मतलब सोशली मॉरली ठीक था बट लीगली कोई राइट नहीं बनता है। मान लो मैं अपने पीजीटी कोर्स वाले बच्चों को जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं उनको अपने घर पर डिनर पर इनवाइट करा, मैंने करा बच्चों आ जाना डिनर करते हैं साथ, आप लोगों ने मेरा नाम रोशन करा है कि भाई आप लोगों ने मेरा नाम रोशन करा है सिलेक्शन लेकर, आप आ जाना मेरे घर डिनर पर और मिठाई लेकर, है ना। तो बच्चे सारे आ गए, अब क्या हुआ, मेरी मेड चली गई घर पे, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं खाना नहीं खिला पा रही हूँ मेरे बच्चों को, तो वो 10 के 10 मेरे ऊपर केस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सोशल ऑब्लिगेशन था कि मेरा ठीक है, मेरी ड्यूटी भी हो सकती है, मेरा मॉरली वो भी हो सकता है, बच्चे दूर दूर से आएंगे मैं खाना खिलाऊं, बट ये कोई लीगल ऑब्लिगेट नहीं था कि हाँ वो मुझे जेल में बंद नहीं कर सकते नहीं खिलाया तो, राइट, समझ रहे हो। तो आपका एक सोशल एग्जांपल दूं, आपका फेवरेट एग्जांपल, यानी आपकी ननद आपके घर पे आ रही है तो आप चाहो तो खाना खिलाओ, चाहे तो नहीं, सोशल ऑब्लिगेशन है, लीगल नहीं है, समझ रहे हो। ठीक है, चलो हंस लो अब थोड़ा सा, ठीक है भाई, चलो भाई भूखे मत भेजना, है ना, अतिथि देवो भवा, वो कैसे भी हो हमें अपना काम करना है ना। चलो ठीक है बच्चों, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन टू गो टुगेदर इन सिनेमा फॉर और फॉर अ वॉक और डिनर इन एग्रीमेंट सोशल नेचर नॉट कवर्ड अंडर लीगल या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हस्बैंड ने सुबह बोला आज तो पत्नी साहिबा मैं आपको शाम को मूवी पे लेके जाऊंगा, मूवी दिखाने, और भाई हस्बैंड तो भूल गए अपनी मीटिंग में, अब पत्नी क्या जेल भेज सकती है उनको? नहीं जी नहीं, नहीं भेज सकती। हाँ वो सोशल ऑब्लिगेट थे क्योंकि आप उनके सारे काम करते हैं सारे, हाँ भाई वो लव अफेक्शन वाला, लेकिन आप उनको जेल नहीं भेज सकते, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सोशल ऑब्लिगेशन नहीं करता। और एक चीज और याद रखनी है यहाँ पर कि जो आपका राइट ऑफ पर्सोनम देता है, राइट टू पर्सोनम क्रिएट करता है, ना कि राइट टू
एक तो होता है राइट टू पर्सोनम। क्या होता है बेटा, मैं बता देती हूँ। राइट टू पर्सोनम मतलब एक पर्सन के खिलाफ राइट, और एक पर्सन के खिलाफ राइट या एक पर्सन के लिए राइट, ठीक है, देता है ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बाकी जो मतलब अगर आप ए के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था, ए ने मान लो सब सपोज करो ए ने बी से, बी एक गर्ल है, इससे शादी का वादा किया या फिर कुछ भी कि भाई शादी का वादा किया 1 लाख रुपए दूंगा या जो भी, मतलब ठीक है, तो कोई भी वादा किया, यानी मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स दूंगा 1 लाख रुपए में, तो ए ने बी को वादा किया, बी ने नोट्स नहीं दिए या जो भी, तो इसके जो राइट्स होंगे ना वो ए के लिए होंगे, ए के खिलाफ होंगे, बाकी पूरी दुनिया के खिलाफ नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो राइट ऑफ पर्सोनम, राइट टू पर्सोनम होता है, ना कि आपका पूरी दुनिया के। यानी अगर आपके साथ किसी एक ने गलत करा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे या ऐसा कुछ। समझ रहे हो आप? तो ये होता है आपका राइट टू पर्सोनम। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। राइट इन पर्सोनम होता है ये, राइट टू नहीं होता, मैंने गलत वर्ड यूज करा, राइट इन पर्सोनम। ठीक है, समझ आया? फिर है आप लोगों का, ये मैं बार बार बता चुकी हूँ, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस बता दिया। ये डिफरेंस तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, अगर ये भी नहीं आता तो नालायक को, गलत बात है। फिर तो आता है ना डिफरेंस, इतनी कहानी बता दी, ये डिफरेंस तो खुद से पढ़ोगे ना आप लोग, पढ़ोगे ये डिफरेंस? हाँ जी मैम पढ़ेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, है ना? तो ये डिफरेंस आप खुद से पढ़ना। क्या फिर भी एक बार रीड करवा देती हूँ मैम, आप रीड करवा देते तो ज्यादा अच्छा होता। व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया जाता है कंसिडरेशन के साथ, तो क्या बोल दिया उसको, एग्रीमेंट बोल दिया। ठीक है भाई, हो गया। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट वो लो ने भी एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया पहले। फिर इसके लिए एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी चाहिए, ये सेक्शन 2E में आता है, ये 2H में आता है। ये नोट नेसेसरी, मतलब इन राइटिंग, एग्रीमेंट नेसेसरी नहीं है कि राइटिंग में हो, बट कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का नॉर्मली रिटन एंड रजिस्टर्ड होता है, क्योंकि स्टैंप होती है ना गवर्नमेंट की, तो नॉर्मली जो आप लोगों का रजिस्टर्ड होता है और रिटर्न होता है। ठीक है, और आप लोगों का जो एग्रीमेंट है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है, बट कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। लीगल यानी लीगली, यानी कोर्ट ने माना, तो लीगल तो वही हुआ है ना जो कोर्ट मानता है, तो क्योंकि यहाँ तो लीगल ऑब्लिगेशन हो गया। एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी कॉन्ट्रैक्ट, मैं बता चुकी हूँ बार बार कि एवरी एग्रीमेंट जरूरी नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होंगे। एग्रीमेंट का वाइड टर्म है और इसका नैरो, ये यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट को वाइड समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो टर्म है, क्योंकि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसलिए ये वाइड है। ठीक है, और सारे कॉन्ट्रैक्ट तो, यानी मैं आपको बोलूं ये पूरा सा कटोरा एग्रीमेंट है और इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले पहले सब्जेक्टिव दे दोगे तब जाके इंटरव्यू दोगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का बड़ा पार्ट है, फिर ये सब्जेक्ट, फिर ये वाला, ये एक छोटा पार्ट आ गया। यहाँ पे छोटे कम लोग ही होंगे, सिलेक्टेड पर्सन यहाँ से होके, तो ये एक बड़ा पार्ट, बड़ा पोर्शन, एक बड़ा तब का पेपर देगा, उसके बाद सिलेक्टेड, फिर उसके बाद सिलेक्टेड। समझ रहे हो? ऐसा ही है, एग्रीमेंट प्लस आपका लो इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। ये चीजें आप लोगों को पहले से आती होंगी, आफ्टर ऑल आप लोग नेट JRF होंगे, नेट तो होगा ही। ठीक है, अब एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के? ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? देखो बच्चों, आप लोगों के लिए कितने मतलब शानदार और अच्छे और रंग बिरंगे नोट्स बनाए गए हैं। फायदा उठाना इनका लिखने में, जब आप लिखोगे ना वहाँ पे कलरफुल पेन तो यूज नहीं कर सकते हो, बट आप पॉइंट्स ना, बिल्कुल आप लोगों को खुद की मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि हम मैम मैं तो नोट्स बना रहा हूँ खुद के, समझ रहे हो? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से रीड करिए फिर खुद से लिखिए बिना देखे, ये सब है ना। तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, इसका 2 पॉइंट्स में बांटा है मैंने, कि भाई जो सेक्शन 10 के अंदर कवर्ड है और जो सेक्शन 10 के अंदर कवर्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? देखो बच्चों, एक चीज और बता देती हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर, चलो पहले पढ़ाती हूँ फिर ही बताऊंगी, वरना तो फिर फ्लो टूट जाता है। तो सेक्शन 10 के अंदर कौन से कवर्ड है और कौन से सेक्शन 10 के अंदर कवर्ड नहीं है। ठीक है, सेक्शन 10 के अंदर कवर्ड है कि भाई एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने क्या बताया था, एग्रीमेंट और लो इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट बनने के लिए जो जो चीजें चाहिए थी वो भी तो चाहिए, है ना? समझ गए ना? तो वो सारी चीजें, भाई अपना दिमाग लगाना। एग्रीमेंट चाहिए, अब एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए थी, फ्री कंसेंट चाहिए थी। फ्री कंसेंट मतलब भाई सहमति जो आपकी हुई है वो फ्रीली होनी चाहिए, किसी ने जोर जबरदस्ती ना करी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी पता चले 18 साल से कम का है,
वो कर ही नहीं सकता वो कॉन्टेक्ट। अब आप लोगों की कॉम्पिटेंसी चाहिए, आपकी मिनिमम एज तो होनी चाहिए ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स के लिए शायद मिनिमम 21 मांगी गई है, क्योंकि डिग्री आप उसी एज में करते हैं, राइट। तो वही चीज, तो कॉम्पिटेंसी यानी 18 साल से ऊपर का बच्चा ही इतना कैपेबल होता है कि कॉन्टेक्ट कर पाता है, तो यानी माइनर नहीं होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं तेरे लिए नोट्स ला दूंगा, तू मेरे लिए मेरी दादी का खून कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जो कंसिडरेशन है ना वो लॉफुली सही होना चाहिए। कम ज्यादा हो सकता है, मतलब मैं आपको बोलूं मेरी मर्जी, मान लो मैं आपको बेटा नोट्स या कोर्स सेल कर रही हूँ, तो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स सेल कर रही हूँ, तो मेरी मर्जी की मैं 5 रुपए में सेल कर दूं, मेरी मर्जी की मैं 50,000 में सेल करूं, तो कंसिडरेशन कितने का भी हो सकता है। बट लॉफुली कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं है कि 5 रुपए या ऐसा रुपए में डिसाइड कर रहा है। लॉफुली कंसिडरेशन का मतलब ये है कि जो कंसिडरेशन ले रहे हैं ना, बदले में जो ले रहे हैं ना, वो लॉफुली सही होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि भाई मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगी, मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगी, इसके बदले में आप मेट्रो स्टेशन पे एक बॉम्ब लगा दो, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो यानी लॉफुली वो सही होना चाहिए। फिर लीगल ऑब्जेक्ट, यानी आपका ऑब्जेक्शन है ना, जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो लॉफुली सही होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके ये सारे जो नोट, यानी वो वॉइड नहीं होना चाहिए, जो आप काम करना चाह रहे हो वो गलत या नल या वॉइड नहीं होना चाहिए, समझ गए। अब जो सेक्शन 10 में जो कॉम्पिटेंसी गिवन नहीं है वो चीज, वो क्या क्या है बेटा, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछे हैं हाई लेवल के एग्जाम में, जैसे सीए वगैरह, आपके में नहीं पूछे, बट आप ऐसे लिखेंगे ना तो ये बहुत कम बुक्स में ऐसा मिलता है। तो मैंने चीजें छाट छाट के लाई है, तो प्लीज उसकी मतलब कदर करना। अब ना, और साथ में जब आप पढ़ते हैं ना तो एमसीक्यू अपने ब्याह पे लगाते चलना। अगर मैं अभी से एमसीक्यू कराने लग गई ना, तो मैं कंटेंट बनवाने में हेल्प नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड टाइम होता है। फिर मैं अपने मतलब मान लो कंटेंट ऐसा ही आएगा, फिर क्या फायदा उस चीज का। तो एमसीक्यू की भी मेहनत करेंगे, अभी टाइम है अपने पास, तो इतना भागना मत और ना मुझे भगाना प्लीज। तो प्लीज मैं चीजें ना अपने हिसाब से कराऊंगी, तो आप लोग पहले कंटेंट को तैयार करते रहो, ठीक है। अब है टू पार्टीज होने चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप का होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, ये चीजें बस वो समझाइए वही। अब कॉम्पिटेंसी का जो कॉम्पिटेंट है ना, उसका एक इलेबोरेट मतलब एक डिटेल्ड वे में हमें पढ़ना है, क्योंकि काफी डिटेल चीज है। सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करी गई है कि कोई भी बंदा 18 साल से ऊपर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, ऐसा नहीं पागल हो, दिमाग खुद ही उसका ठिकाने पे नहीं है और आप उसके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। अब कोई बोले मैम आधा पागल है, मतलब दिन में आधे दिन तो पागल रहता है, आधे दिन समझदार रहता है, तो ऐसे बंदे के साथ कैसे कांटेक्ट करें। तो जब जिस टाइम में वो समझदार रहते हैं ना, उस टाइम कांटेक्ट कर लो, जिस टाइम पागल है उस टाइम उससे दूर रहो। मैम ऐसी कौन सी बीमारी है जो आधा टाइम सही हो जाता है आधा टाइम पागल हो जाता है? बेटा मिर्गी विर्गी होती है, ऐसा कुछ होता है, तभी लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये सारा, और ऐसा कोई पर्सन ना हो पता चले लॉ ने उसको बोल रखा है पागल है, ये तो चोर है, ये तो दिवालिया है, ये सब है, तो लॉ ने उसको बेकार साबित कर रखा है, तो उस बंदे के साथ भी कांटेक्ट नहीं करना है। तो कॉम्पिटेंसी में सेक्शन 11 में ये चीजें दी गई है, ये आपको देख लेनी है। फिर है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा। फ्री कंसेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, यूं की यूं पेपर में लिखना है, ठीक है। फ्री कंसेंट में कई चीजें आती हैं। सबसे पहले सेक्शन 14 में आप लोगों का बोला गया है ये कि फ्री कंसेंट में ये एलिमेंट है, ठीक है। अगर आपकी कंसेंट में ये एलिमेंट है तो, ठीक है, एक मिनट, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन द एलिमेंट्स आर एब्सेंट। अगर ये एलिमेंट नहीं है ना आपकी कंसेंट में, तो आपकी फ्रीली कंसेंट मानी जाएगी, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इनके सेक्शन याद कर लेना, लिखोगे तो बेटर रहेगा। ऑब्जेक्टिव में तो आप भूल भी जाते थे, एक अगर क्वेश्चन नहीं आया तो भाई आपका मार्क्स बच जाता था। सॉरी बेटा पानी पिया है। देखो, अगर आपका मार्क्स बच जाता था, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव में जाएंगे तो आप लिखेंगे तो काफी मार्क्स बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो सेक्शन आप रिवाइज करेंगे ना चीजों को, तो बार बार अपने आप ही याद हो जाएंगे ये। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन मतलब आप मार रहे हैं किसी को, पिटाई कर रहे हैं, कमरे में बंद रख रहे हैं कि मेरे नाम करवा दे, वरना जैसे कई बार वीडियोस में भी देखने को मिलता है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स में, और इनमें एक बंदा कुछ टाइम पहले खूब वायरल हुआ था, उसने अपनी माँ को मारा प्रॉपर्टी के लिए और बंद कर दे रहा माँ को, आते जाते फिर पीट रहा है कि नाम करवा दे, फिर पीट रहा है, समझ रहे हो ऐसे। तो वो जो पीट रहे हैं ना, यानी फिजिकली जो टॉर्चर कर रहा है, उसे बोलते हैं कोर्शन।
अनड्यू इन्फ्लुएंस पीट नहीं रहा, बट फिजिकली यानी फिजिकली वो नहीं कर रहा, पीट नहीं रहा, लेकिन मेंटली प्रेशर डाल रहा है। अगर आपने ये साइन नहीं किया ना, तो मैं तो ऐसी कगार पे आ जाऊंगा कि मैं मर जाऊं, मैं जहर खा लूंगा, मैं मर जाऊंगा अगर आपने साइन नहीं करा। मतलब समझ रहे हो कि सुसाइड का ऐसे मेंटली प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड मतलब फ्रॉड करा है जानबूझ के कोई चीज छुपा ली है। तो मिस प्रेजेंटेशन यानी कुछ चीज छुपाई नहीं है पर अलग ढंग से प्रेजेंट करी गई है, तो मिस प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन सेक्शन नंबर 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन नंबर 16, फ्रॉड सेक्शन नंबर 17, मिस प्रेजेंटेशन सेक्शन नंबर 18 और मिस्टेक्स 20, 21, 22। ठीक है, मिस्टेक में कई चीज आती है, तो मिस्टेक की 20, 21, 22 सेक्शन। साथ साथ बोलो मेरे। क्वेश्चन सेक्शन नंबर 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, ठीक है। उसके बाद फ्रॉड सेक्शन नंबर 17 और मिस प्रेजेंटेशन सेक्शन नंबर 18, फिर मिस्टेक है 20, 21, 22। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया फ्री कंसेंट में। फिर है आप लोगों का ऑफर। ऑफर की ये डेफिनेशन दी हुई है, मैं ऊपर समझा चुकी हूँ आप लोगों को। अब है ऑफर के टाइप्स। ऑफर के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, एक बार में समझ आ जाएंगे, आपको समझना है और ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखो टाइप्स ऑफ ऑफर क्या है बच्चा, टाइप्स ऑफ ऑफर क्या है बेटा। टाइप्स ऑफ ऑफर बहुत सारे टाइप्स। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, एक्सप्रेस। जनरल ऑफर मतलब होल वर्ल्ड के लिए जनरल ही है। अमिताभ बच्चन जी टीवी पे साबुन बेचते हैं, तो क्या सिर्फ मेरे घर के लिए बेचते हैं क्या? क्या सिर्फ हरियाणा के लिए बेचते हैं क्या? क्या स्पेसिफिक पर्सन के लिए बेच रहे हैं क्या? नहीं जी, वो पूरे जो भी टीवी देख रहा है वो सब एक एक, चाहे वो कोई मजदूर है, चाहे अमीर का बच्चा है, चाहे गरीब का बच्चा है, सबके लिए। यानी वो एक ऑफर जनरल ऑफर है। टीवी पे कोई बोल रहा है कौन बनेगा करोड़पति में आ जाओ, ये ऑफर क्या है? जनरल है, जनरली पूरी पब्लिक के लिए है। स्पेसिफिक ऑफर मैं बोलूं पर्टिकुलर पर्सन के लिए, मैं बोल लूं जितने भी नीशू नाम के पर्सन है वो मेरे पास आ जाए, तो मैंने स्पेसिफिक कर दिया नीशू। ठीक है, नीशू नाम के पर्सन है वो आ जाओ, तो स्पेसिफिक बोल दिया। मैंने बोला एचपीएससी पीजीटी के लिए है, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे मेरे बच्चे, तो मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, ये स्पेसिफाइड कर दिया। एक्सप्रेस मतलब, एक्सप्रेस में ना बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये ओरली होता है, नहीं, एक्सप्रेस में लिखना और बोलना दोनों आ जाता है। एक्सप्रेस यानी आप अपनी फीलिंग किसी को बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, या तो ओरली या रिटर्न। अब फीलिंग सारी वही नहीं होती जो आप समझ रहे हो अपने दिमाग में। फीलिंग वो भी होती है कि मैम मुझे कोर्स लेना है या नहीं लेना है। फीलिंग वो भी होती है कि मैम इस बार मैं क्लियर करूंगा रैंक के साथ, वो भी फीलिंग होती है। या तो आप ओरली बोल देते हो या लिख के मेरे को मैसेज कर रहे हो, मैम आई विल डू, ठीक है, तो मैसेज कर रहे हो, और आई ट्रस्ट यू बेटा, यू विल डू, ठीक है। तो एक्सप्रेस ऑफर यानी बोल के या लिख के अपना ऑफर किसी को दे रहे हो, कि मैंने बोल के या लिख के आपको बोला बेटा मैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स ला रही हूँ, मैंने थंबनेल लगाया तो मैंने लिख के बताया, मैंने ओरली बोला तो मैंने बोल के बताया, तो क्या करा? एक्सप्रेस करा। इम्प्लाइड यानी, इम्प्लाइड का बढ़िया यानी मैंने ना बोला ना लिखा, फिर मैम बताया कैसे? अरे आपने देखा, आप तो हरियाणा से है ना, जब पापा खेत में चले जाते तो बुलाते कैसे थे? दूर पे हो आप, ऐसे झाले मारते थे ना, कैसे? ऐसे ऐसे, है ना, झाले मारते हो ना कि पापा जाओ खाना खा लो, है ना, ऐसा करते हैं ना। तो इम्प्लाइड यानी जिसमें झाला समझ गया पापा, मतलब वो इशारा समझ गए झाला। अब कोई पर्सन ऐसा होगा ना जो हरियाणा से नहीं है या फिर सीबीएसई लोंडा, तो वो समझ नहीं पाएगा झाला। झाला मतलब इन द सेंस बॉडी, जो बॉडी आपका, अरे बॉडी लैंग्वेज उसको बोलते हैं, लाइक आप टांगे दिखा रहे हो, किसी को चिढ़ा रहे हो, है ना, तो ऐसा। तो मतलब आप बॉडी से कुछ ऐसा कर रहे हो। तो अब मैम ऐसे कौन से ऑफर होते हैं रियल लाइफ में? होते हैं क्या? हाँ जी होते हैं। देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ, फिर एक दो एग्जांपल आप खुद ढूंढना। लाइक एटीएम मशीन। एटीएम आपको बोलती है क्या पैसे ले जाओ, पैसे ले जाओ? नहीं ना, रख दी वो मशीन, तो आप समझ गए मशीन सही। जैसे वेंडिंग मशीन हो गया ये सब, चलो ये तो किसी और में भी आ जाता है, चलो ये मैं आपको बाद में भी बताऊंगी, ठीक है। आपका इम्प्लाइड ऑफर ये भी होता है, बस के सामने ना एक ऑफर लगा दिया, दिल्ली टू जयपुर, यहाँ पे लिख दिया बस वाले ने दिल्ली टू जयपुर, और वो फिर बोल नहीं रहा कंडक्टर, दिल्ली 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 जयपुर 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 बोल नहीं रहा, फिर भी आप उसी बस में चढ़ोगे। क्यों? क्योंकि भाई बोर्ड लगा रखा है, वो इम्प्लाइड ऑफर है कि भाई ये दिल्ली टू जयपुर जा रही है, अब बीच में या आने वाले जहां भी जा रहे हैं वो इसमें बैठ जाते हैं। क्यों? कि भाई इम्प्लाइड ऑफर है, ये बताने की जरूरत नहीं है, कंडक्ट कर दिया, कुछ ऐसा गेस्चर कर दिया, ठीक है। काउंटर ऑफर मतलब, काउंटर ऑफर मतलब बेटा एक बंदे ने ऑफर दिया साइड में, उस ऑफर पे नहीं बल्कि साथ में एक और ऑफर दे दिया। जैसे मैंने बोला कि बच्चा, मैंने अपना कोर्स, मैं अपना एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स सेल कर रही हूँ 7000 में।
आपने बोला मैम 7000 में परचेज नहीं करेंगे, 5 में कर लेंगे। तो जब मैंने 7000 वाला ऑफर दिया आपने एक्सेप्ट नहीं करा, आपने बल्कि एक और काउंटर ऑफर दे दिया 5000 में कर लेंगे, तो ये जो पहला वाला ऑफर था वो रिजेक्ट हो गया, यानी वो ऑफर नहीं रहा। अब दूसरा ऑफर आ गया, इसी को क्या बोलेंगे, काउंटर ऑफर। ठीक है, काउंटर ऑफर। व्हेन अ पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर एज इट इज, बल्कि उसमें कुछ कंडीशन लगा दी, कुछ चेंज कर दी। ठीक है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम, इज इट क्लियर? ठीक है, इट इज क्लियर, राइट। फिर है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या है बेटा? क्रॉस ऑफर मतलब मैंने अलग मेथड से दो बंदे हैं, यानी ए और बी, दो बंदे हैं, इन्होंने अलग अलग, मान लो मैं हूं, यानी आपकी मैम ही है, निशु मैम ने आपको मैसेज करा ऐप के थ्रू 5000 में मेरा कोर्स परचेज कर लो। ओके बच्चों, मैंने आपकी बात मान ली है, मैंने 5000 आपकी कोर्स कर दी है, कोर्स फीस, तो आप परचेज कर लो। मैंने आपको ऐप में मैसेज करा, आपने मुझे पर्सनल उसी टाइम पे व्हाट्सअप किया कि मैम मैं 5000 में आपका कोर्स खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब सेम ऑफर, यानी ये क्या हो गया, क्रॉस ऑफर, यानी दोनों की बात सेम हो रही है, क्रॉस हो रहा है भाई, है ना। यानी आप किसी बंदे से मिलना नहीं चाह रहे थे, या फिर आप लोगों को पता भी नहीं है कोई बंदा मतलब आपको आज मिलेगा, फिर भी आप एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, यानी इंसिडेंटली आप लोग एक दूसरे की सेम बात मतलब सेम चीज कर रहे हो, राइट। तो उसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर में यानी पहले वाला खत्म हो गया और दूसरा हमने कंडीशन लगा दी कुछ। काउंटर और क्रॉस में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने दोबारा बताया। अगर आप कंफ्यूज होए एक बार वीडियो को दोबारा सुनो। स्टैंडिंग ऑफर, ऑफर इज अ स्टैंडिंग ऑफर, इट इज इंटेंडेड टू रिमेन ओपन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। स्टैंडिंग ऑफर मतलब मैं बोलूं आज शाम तक कोर्स की फीस 5000 रुपीज है, तो ये क्या स्टैंडिंग ऑफर, आज शाम तक। कल शाम को आपको बोल रहे हो मैम 5000 में कोर्स दे दो, मैं कहूंगी ना भाई कल शाम तक थी, आज तो 7 में ही है। जैसे मैंने अभी, मेरा ऑफर है, स्टैंडिंग ऑफर है, मैं बोल रही हूँ नोटिफिकेशन से पहले मेरी फीस है 5000, उसके बाद 7000 हो जाएगी, तो डेट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर, यानी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, और एक और बात, फिर आगे देखो, असेंशियल पहले पढ़ा देती हूँ फिर ही बात बताऊंगी मैं आपको। असेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल है, ये पॉइंट बस आपको रीड करने समझ आ जाएंगे। ऑफर में भी एक्सप्रेस ऑफ इम्प्लाइड, भाई ऑफर किसी को बोलकर या लिखकर या फिर वैसे कंडक्ट करके बताओगे तो सही, तभी तो ऑफर माना जाएगा। ऑफर स्पेसिफिक और जनरल, ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी, ऊपर पढ़ लिया हमने। ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल क्रिएशन, पढ़ लिया ऊपर हमने। ऑफर मस्ट बी क्लियर नॉट वेग, ऑफर क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे मेरे को एचपीएससी कोर्स के लिए, तभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब भाई कुछ पैसे हो सकते हैं मेरे नजर में 5 करोड़ हो, और कुछ पैसे हो सकते हैं, अब मैं आपको बोलूं कोई आपको शॉपकीपर बोले कि भाई सूट ले जाओ, लड़कियों को वैसे भी सूटों से बहुत प्यार होता है, सूट ले जाओ बस कुछ ही पैसे लूंगा, पता चले वो आपसे 4000 बोल रहा है, 4000 से तो जी स्टार्टिंग है, पर उसके लिए तो वो कुछ है, वो तो सिर्फ यही बोलता है ना 4000 ओनली, है ना, तो ओनली में आपकी जान निकल जाती है, तो उसके लिए तो कुछ ही है, तो कुछ भाई स्पेसिफाई कर दे, 4 का दे रहा है, 400 का दे रहा है, ठीक है, तो कुछ ही, यानी ऐसे नहीं बोलना है, ऑफर में आपको कुछ नहीं बोलना कि कुछ पैसे लूंगा, ना जी ना, क्लियर करो कितने पैसे लोगे। ठीक है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट टू ऑफरी, जिसके लिए ऑफर बनाया गया है उसको कम्युनिकेट तो करो पहले, ठीक है, कम्युनिकेशन होनी चाहिए पहले, कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। फिर ऑफर, नो ऑफरी कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल विदाउट द नॉलेज ऑफ, ऑफर एक्सेप्ट तो तभी होगा जब नॉलेज में होगा। ठीक है, आ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट ऑफर, एक प्राइस के लिए स्टेटमेंट दे रहा वो ऑफर नहीं है, समझ में आई? ये ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में आगे बता दूंगी, एक वही चीज है। ऑफर कैन नॉट कंटेन अ नेगेटिव कंडीशन, ऑफर में नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए, याद रखना है। जैसे ऑफर टू सेल हिज काउ फॉर 5000 इफ द ऑफर इज नॉट रिजेक्टेड बाय मंडे, अगर ऑफर रिजेक्ट नहीं हुआ तो मंडे, यानी कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बस एक बात याद रखना, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर, ये बेटा थोड़े से ना मतलब एक स्टेटमेंट जो है काम करने की इंटेंशन की, वो ऑफर नहीं है, एक जो इंटेंशन है वो ऑफर नहीं है कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, मतलब एक तरह से मैं आपको ये बोलूं इस पॉइंट में, मैंने एक मैंगो वाले से पूछा भाई आम कितने रुपए केजी है, ठीक है, आप कितने रुपए किलो है, तो उसने बोला कि भाई 100 रुपए किलो है, तो ये एक ऑफर नहीं है कि मैं उसे परचेज नहीं कर रही हूँ कि इतने में, ऑफर नहीं है, बस वो प्राइस बता रहा है, ठीक है, बता रही हूँ, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 7वां 8वां पॉइंट निकाल सकते हो वरना कंफ्यूज हो गए बस आप, ये सीए वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ऑफर मस्ट बी डिस्टेंस यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन यानी डिफरेंस लिख सकते हो फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर में डिफरेंस समझ लो यहीं पे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑफर क्या है बेटा, मैंने बोला ए यानी मेरा नाम ए है, ए ने बी को बोला भाई मैं घर सेल कर रहा हूँ 5 करोड़ रुपए में, परचेस कर ले। ठीक है, ऑफर दिया, मैं अपना घर सेल कर रहा हूँ 5 करोड़ रुपए में। ठीक है, ये ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है बेटा, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ कि मैं सेल कर रहा हूँ या क्या ना। जो इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, किसी दुकानदार ने एक पुतला लगा रखा है कपड़े पहना के और उसके ऊपर प्राइस चिपकाया हुआ है 2,500 रुपए, तो वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। आए जनता जा रही है देख रही है, लुभाए और आके हमें ऑफर दे। दूसरा एग्जांपल, रेस्टोरेंट में आप वो देख रहे हो मेन्यू कार्ड, ठीक है, तो मेन्यू में क्या है, वो क्या है वो इनविटेशन टू ऑफर। प्रोस्पेक्टस क्या है, इनविटेशन टू ऑफर, यानी वो आपको क्या कह रहे हैं कि देखो हमारी डिटेल्स को देखो और हमें क्या करो, ऑफर दो। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर यानी एक ऑफर नहीं है बल्कि इनवाइट, ऑफर देने के लिए हमें इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, समझ आई। अब इसका डिफरेंस तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा मैम। हाँ जी, आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन इसका डिफाइंड नहीं है, ऑफर का डिफाइंड है, 2A में है। टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ता है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। असेंशियल एग्रीमेंट, असेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, असेंशियल टू मेक एग्रीमेंट, पहले एग्रीमेंट बनना चाहिए, इसके लिए नहीं है। सिंपल कोई भी पॉइंट आप डाल सकते हो, जरूरी नहीं है ये 4 पॉइंट, आप खुद से लिख सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे हो, ये वाली चीजें मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2B में गिवन है। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की थी, वैलिड ऑफर की थी, वही एक्सेप्टेंस की हो जाएगी। एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड क्या क्या मतलब है, एब्सोल्यूट मतलब, अनक्वालिफाइड मतलब कोई भी, सबसे पहले एब्सोल्यूट होनी चाहिए कि भाई कितना पैसा, मतलब इधर उधर का नहीं होना चाहिए। अनक्वालिफाइड यानी अनकंडीशनल भी बोल सकते हैं, अनक्वालिफाइड या फिर अनकंडीशनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनक्वालिफाइड यानी कोई भी कंडीशन नहीं दोगे आप। ठीक है, यानी मैं यूं कहूं कि मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं, पर कंडीशन ये है कि आपको उड़ते उड़ते पढ़ना पड़ेगा, ऐसा ऐसा नहीं, मतलब विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए। तो अनक्वालिफाइड या अनकंडीशनल वही बात है। ठीक है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वुड बी रिजेक्शन टू ऑफ ऑफर। फिर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए, एक रीजनेबल मोड में, एक रीजनेबल मोड होना चाहिए और प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड होना चाहिए। रीजनेबल टाइम पीरियड होना चाहिए, ऐसा नहीं एक्सेप्टेंस मैं बोल रही हूँ 5,000 में कोर्स परचेज कर लो और आज शाम तक का ऑफर है, आप बता रहे हो परसों शाम को, तो ये टाइम पीरियड चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद है 1 मिनट, एक्सेप्टेंस पहले ऑफर रिसीव होना चाहिए, उसके बाद एक्सेप्टेंस देनी है। मैंने ऑफर दिया ही नहीं, आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये थोड़ा ना उलझाने के लिए पॉइंट डाले गए हैं, ये बहुत मतलब वो बोलते हैं ना ऑब्वियस पॉइंट है। ठीक है, समझने आप एक बार रीड करोगे तभी समझ जाओगे, ये ज्यादा वो है नहीं, आप कॉमर्स के बच्चे होते हैं तो समझ ही जाओगे। ये आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, आपका टाइम देखती हूँ मैं एक बारी, क्लास का टाइम हो चुका है आपका, 1 मिनट ही बच्चा। मैं ऐसा मत सोचना कि मैं टाइम देख के पढ़ा रही हूँ, नहीं, मैं इसलिए देख रही हूँ कि आप लोगों का जो, क्योंकि मेरे को तो काम बेटा पढ़ाना ही है ना, मेरा काम तो क्या है, पढ़ाना ही है। ठीक है, लेकिन आप लोग थक जाते हो, जो मेन चीज है वो छोड़ दोगे, तो वो चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत, मैं बोलूं कि अभी वाले, जब अभी तक के जो टॉपिक थे ना, उसमें मैंने बेसिक बताया है कि बेसिक जानकारी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको आता भी होगा। ठीक है, लेकिन ये वाले जो टॉपिक है ना, ये आपको आधे से ज्यादा, मैं बोल रही हूँ 90% बच्चों को नहीं आता होगा, या फिर आता भी होगा तो भूल चुके होंगे। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम कल की वीडियो यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप सब्जेक्टिव में भी इसको लिखेंगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो आप पाएंगे अच्छे नंबर, और बहुत सारे बच्चे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मैं चलता टॉपिक नहीं करवाना चाहती, इसको अच्छे से करवाऊंगी। कल फुल एनर्जेटिक होके आना, इस वीडियो को पढ़ना, रिवाइज करना। ठीक है, और रिवाइज करना, एक बार वीडियो को सुनना, फिर समझना, फिर खुद से लिखने की कोशिश करना। अब जो ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे होते हैं ना, उनको मैं बोलती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि एमसीक्यू करो इसके बाद, लेकिन सब्जेक्टिव वाले बच्चों को बोलूंगी कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे इतनी जल्दी, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है,
अभी से लिखवाओगे क्या मैम? अभी तो हम सुन ही लेते हैं। अरे मैंने क्या बोला कि भाई पूरे 15 पेज भर, मैंने बोला एक छोटा सा पेज ले लियो, उसके ऊपर जो जो पढ़ा है ना उसे शॉर्ट में लिखने की कोशिश करियो। अगर ऐसा करोगे तो आप 100 बच्चों से आगे निकल जाओगे और आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपको चीजें साथ साथ लर्न होती जाएगी। ठीक है, तो आप कुछ लोगों से बेहतर करेंगे तभी तो आप आगे रेस में जीत पाएंगे, वरना वो लास्ट में तो सभी पढ़ेंगे मुद्दा पढ़ पढ़ के, है ना। तो वही चीज है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो यूजफुल लगे। और मैंने ना इसमें आपको कुछ चीजें इंस्ट्रक्शन बताई है और कुछ चीजें समझाने की कोशिश करी है। ऐसे ही ना मैं चीजें समझाती हुई चलूंगी आपको और पढ़ाती हुई। आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा मेरी इस क्लास में। और अगर आपको इंटरेस्ट आया ना मेरी क्लास में, तो प्लीज जो भी बच्चे मेरी क्लास को देख लेना, मेरे को एक बार ना पर्सनली मैसेज करें, पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फिर ऐप में मैसेज करें, पर्सनली, ग्रुप में नहीं। आप ग्रुप में मैसेज करने लगते हैं, पर्सनली मैसेज करें कि आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी और एनर्जेटिक लगी, आप में एनर्जी आई या नहीं, आप पढ़ने के लिए तैयार हैं या मुझसे नहीं, या कैसा लग रहा है मुझसे जुड़ के। ये तो पहली क्लास से बच्चा, आगे आगे देखना होता है क्या, है ना। तो बस वही है, बस आप मेरे को बताना कि आपको कैसी लगी मेरी क्लास। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।